Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have already started our paper 2, that is unit number 7 banking and financial institution, और हमने इसके कुछ ओवरव्यूज भी किए थे, कुछ डिटेल्स हिस्ट्री वगैरह इसका सिलेबस। तो आज हम इसको डिटेल्स में आज से स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। टुडे इज लेक्चर नंबर 3। सो फ्रेंड्स, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और ये मार्क्स स्कोरिंग है, क्योंकि पेपर 2 के एक्चुअल 8 यूनिट्स अगर हम फुल कवर करते हैं विद कॉन्सेप्ट्स के साथ तो हमारा JRF पक्का है। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, टुडेज टॉपिक इज व्हाट? हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। हिस्ट्री क्या अपने बैंकिंग के इंडिया में। एज पर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बैंकिंग इज डिफाइंड एज क्या? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1949 का। तो बैंकिंग क्या डिफाइंड है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट from the public, repayable on demand or otherwise, and with withdrawal by check, draft order or otherwise। ये सो कॉमन सेंस की बात है। हम बैंकिंग मेन फंक्शंस क्या होते हैं? हम डिपॉजिट करते हैं, हम विड्रॉल कर सकते हैं, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, वो हमें लेंड करते मनी एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो इसकी जो हिस्ट्री है मेन बैंकिंग इन इंडिया, हमारे इंडिया में बैंकिंग कब से स्टार्ट हुई, तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो वी कैन कैटेगराइज द हिस्ट्री ऑफ, सबसे पहले स्टेजेस क्या है उसके, हाउ इट ग्रोथ, इवोल्यूशन मतलब किस तरीके से उसका जन्म हुआ बैंकिंग का। तो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज आता है सबसे पहले बिफोर 1947, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उससे पहले, बिफोर 1947 प्री इंडिपेंडेंस स्टेज था। सेकेंड फेज है 1947 टू 1991। थर्ड फेज है 1991 एंड बियॉन्ड, उसके बाद की। सो फर्स्ट वी विल कवर द प्री इंडिपेंडेंस स्टेज। जो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज है ना वो, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। तो मोर देन 600 बैंक्स वी आर प्रेजेंटेड एट दैट फेज। ज़्यादा से मोर देन कितना? 600 बैंक्स प्रेजेंट हुई थी उस फेज में। जो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज था उसमें 600 बैंक से ज़्यादा प्रेजेंट हुई थी। और द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1770, दस मेक द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया विद द फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान? 1770 में। सबसे पहली बैंक का नाम कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टॉप 3 बैंक्स वी आर मर्ज ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में 3 बैंक्स टॉप 3 मर्ज हुई थी, मतलब 3 बैंकें एक साथ मर्ज हो गई थी, एक साथ हाथ मिला चुकी थी, उनको इकट्ठा किया गया था। अलग अलग थी, उन्हीं बैंक्स को एक कर दिया गया था। जैसे बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे है, बैंक ऑफ मद्रास एंड कैम, ये तीनों एक साथ होके उनको क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक, विच वाज लेटर, उसको बाद में लेटर ऑन टेकन ओवर बाय द SBI 1955 में। उसको बाद में SBI 1955 में किया गया था। SBI का नाम दिया गया था 1950 में। पहले उसको इंपीरियल बैंक बनाया गया, फिर SBI। सम अदर बैंक्स वे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे लाइक इलाहाबाद बैंक 1865 में इलाहाबाद बैंक थी। पंजाब नेशनल बैंक आई 1894। बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। तो ये सारी बैंक थी जो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज में जो हुई थी। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग फ्रॉम 1947 टू 1991। अब आ जाते हैं 1947 के बाद के। तो यहाँ पे नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, ऑफ द बैंक्स टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज ऑल्सो नेशनलाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन 1 जनवरी 1949 को। जो हमारी सेंट्रल बैंक है RBI, उसको हमने नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज मतलब कोई भी कंट्री की एक बैंक होती है। विद द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी के साथ उनके रिकमेंडेड, क्योंकि उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। तो रीजनल रूरल बैंक्स वर फॉर्म्ड ऑन 2 अक्टूबर 1974। उनके रिकमेंडेड, उनकी कमेटी के अंडर रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। अब आ गए 1991 के बाद।
तो इसमें क्या होता है, लिबरलाइज्ड मतलब छूट हो जाना, कोई भी पॉलिसीज़ या रूल्स लॉज होते हैं उनके ऊपर छूट देना। तो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज वे आर फॉर्म टू मार्क द प्रोग्रेस ऑफ बैंक्स इन द ईयर 1991 में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी जो पॉलिसीज़ फॉर्म्ड हुई थी जो बैंक्स की प्रोग्रेस करती हैं। कब? 1991 में बैंक्स को प्रोग्रेस करे, उनको ये नहीं लिबरलाइज मतलब उनको छूट दी गई ताकि बैंक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। दिस फेज वाज नॉन वाज द फेज ऑफ एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड इंक्रीमेंट इन मेनी वेज। इस फेज को हम क्या बोलते हैं? वाज द फेज ऑफ एक्सपेंशन। ये जो 1991 में हुआ था उस फेज में एक्सपेंड हुआ था, जो भी बैंकिंग बिजनेस है एक्सपेंड हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, इन बहुत अलग अलग जगह में इंक्रीमेंट हुआ था उसका। आरबीआई ऑल्सो गेव लाइसेंस टू 10 प्राइवेट एंटिटीज। आरबीआई ने क्या किया? लाइसेंस दिया किसको? 10 प्राइवेट एंटिटीज को, विच इंक्लूड आईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, डीसीबी, इंडसलैंड बैंक। ये तीनों को, ये जो 10 प्राइवेट बैंक्स को उसने अपने लाइसेंस दिया कि यू कैन डू वर्क इन माई रिकमेंडेशन। उसके अंडर, आरबीआई के अंडर वो काम कर सकते। तो वो कौन कौन सी बैंक थी? आईसीआई थी, एक्सिस बैंक थी, एचडीएफसी थी, डीएसबी थी, इंडसलैंड बैंक थी। अब जो करंट सिचुएशन है हमारी बैंक्स की, banks in India are currently fairly matured in terms of supply, product range and even though रिच इन रूरल में। अभी रीजनल जो हमारे गांव में भी बैंक्स होती है, रूरल एरियाज में भी बैंक्स आर दे आर अवेलेबल लाइक दिस कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑल दीज आर। तो करंटली बैंक्स इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। दो टाइप के होती है, एक तो शेड्यूल बैंक हो गई और एक हो गई अपनी नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया आर दोज बैंक्स विच कंस्टिट्यूट दोज बैंक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 में। वो सारी बैंक्स हो गए शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया। वो बैंक्स को बोला जो दोज बैंक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल, जो किस में थी? सेकेंड शेड्यूल में। और रिजर्व बैंक के, जो रिजर्व बैंक के अंडर, जो आरबीआई एक्ट के अंडर है, दैट आर व्हाट? शेड्यूल बैंक्स। इट बेसिकली कॉम्प्रोमाइज क्या? कॉमर्शियल बैंक्स। ये जो कॉमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई के अंडर आ गई। कोऑपरेटिव बैंक्स आ गई, दो हो गई, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक मेजरली कॉम्प्राइजेज ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स रेगुलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में आ चुके थे। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स कितने हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गई, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारे हो गए। ये क्यों आए? क्यों? बिकॉज टू, एक तो बिजनेस बढ़ाना था बैंकिंग सेक्टर का और लोगों की हेल्प करनी थी और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करना था। प्रॉफिट बेसिस, primarily works on profit basis में, and is engaged in the business and accept and deposit for the purpose of advances and loan। क्यों एक्सेप्ट करते थे? डिपॉजिट लेते थे लोगों से और उन लोगों को वो लोन्स एंड एडवांसेस इंटरेस्ट के ऊपर दिया करते थे ताकि बिजनेस बढ़े। और ये बहुत सारी बैंक्स थी, पब्लिक थी, प्राइवेट थी, फॉरेन बैंक्स थी, रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट आ गए अपना नॉन शेड्यूल बैंक्स। नॉन शेड्यूल बैंक्स डिफाइन इन क्लोज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, 10 ऑफ 1949, ये भी उसके अंडर में, क्लोज सी में, सेक्शन 5। तो ये रिमाइंड करो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा क्लोज है, कौन से सेक्शंस है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कब हुआ था? 1949। और बैंकिंग आरबीआई कब फॉर्म्ड हुई थी? विच इज़ नॉट ए शेड्यूल बैंक। ये सारी चीज़ें हैं कि जो शेड्यूल बैंक कौन सी थी, कौन से क्लोज में आती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब होता है, किसके अंडर आ रही है, ऑल दिस आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन बाय द एनटीए। So friends, for today only this much we have covered the history and schedule and non-schedule banks. You can go through the PPT and please write in the comment box और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें प्लीज़, like it and share it because sharing is caring. Thank you.